नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जहां शब्द तो नहीं थे, पर हाँ, पत्थर जरूर बोल रहे थे। हम बात कर रहे हैं भारत के उस विशाल अनकहे अतीत की, प्रागैतिहासिक काल। वो समय जब इतिहास आप समझिए लिखा नहीं जा रहा था, जिया जा रहा था। हमारे पास जो ढेर सारे पुरातात्विक सबूत हैं, पुरानी खुदाइयों से मिली चीजें, शोधकर्ताओं के नोट्स, हम इन्हीं के सहारे उस दौर की पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद क्या है, ये समझना कि भाई हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर इंसान कैसे जी रहा था, किन मुश्किलों से जूझ रहा था और कैसे अनजाने में ही उसने उन सभ्यताओं की बुनियाद डाली। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हें हम आज जानते हैं। मजे की बात है ना, इतिहास का मतलब ही है खोजबीन या पड़ताल। तो चलिए सबूतों के नक्शे पर चलते हुए अतीत की इस खोजबीन में निकलते हैं। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इस खोजबीन में हमारे गाइड वो कोई लिखी हुई पोथियां या राजाओं के फरमान नहीं है। हमारी सारी समझ टिकी है उन चीजों पर जो जमीन के नीचे दबी मिली, जैसे पत्थर के औजार हो गए, गुफाओं की दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें, इंसानी और जानवरों की पुरानी हड्डियां, और हाँ, कुछ खास तरह की कब्रें भी। भारत में ये दौर कोई छोटा मोटा नहीं था, बहुत लंबा फैला हुआ था। अगर मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो करीब 2 लाख साल ईसा पूर्व से शुरू होकर यह सिलसिला लगभग 3500 ईसा पूर्व तक चलता रहा। सोचिए जरा, कितनी पीढ़ियां गुजर गईं इस दौरान। और इस पूरे लंबे वक्त में इंसान की जिंदगी का पहिया जो था, वो शिकार करने और जंगल से खाने पीने की चीजें, कंदमूल, फल, पत्ते, यही सब इकट्ठा करने के इर्द गिर्द घूमता था। एक जगह टिकना वो मुश्किल था। भोजन और पानी की तलाश उन्हें भटकाती रहती थी। तो ये जो लंबा दौर है, जिसे हम पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं, ये भी एक जैसा नहीं था। जैसे जैसे हजारों साल बीते, इंसान के औजार बदले, उसकी जीवन शैली बदली, सब कुछ। इतिहासकारों ने इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा है: पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो आइए सबसे पुराने पन्ने से शुरू करते हैं। पुरापाषाण काल यानी पेलियोलिथिक एज। सबसे पहली पहचान क्या है इस युग की? पुरापाषाण काल की पहचान है उसके भारी भरकम खुरदुले पत्थर के औजार। सोचिए, इंसान पहली बार समझ रहा था कि पत्थर को तोड़कर उसे एक शक्ल देकर काम की चीज बनाई जा सकती है। शुरुआत में ये औजार बहुत बेसिक थे, जैसे हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्सिस जिसे कहते हैं, जो शायद हाथ में पकड़कर काटने या खोदने के काम आती होगी, या फिर चॉपर, जिससे शायद लकड़ी या हड्डी तोड़ी जाती होगी। ये औजार अक्सर क्वार्ट्जाइट जैसे सख्त पत्थरों से बनते थे। कल्पना कीजिए, बिना किसी धातु के औजार के सिर्फ दूसरे पत्थरों से टकराकर इन्हें बनाना कितना मुश्किल और मेहनत भरा काम रहा होगा। भारत में इसके निशान कई जगहों पर बिखरे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं और नर्मदा नदी के आसपास का इलाका हाँ, इस कहानी के सबसे अहम गवाह हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ जगह ही नहीं, ये उस जमाने के इंसानों के घर थे, उनके काम करने की जगह थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सिर्फ पत्थर तोड़ना नहीं था, आप समझिए, ये इंसान की सोच में एक बड़ी छलांग थी। एक बेजान पत्थर को देख के ये सोचना कि इससे एक उपयोगी औजार बन सकता है और फिर उसे बनाने की योजना बनाना, ये दिखाता है कि इंसान अब सिर्फ पल में नहीं जी रहा था, वो भविष्य के बारे में सोच सकता था, योजना बना सकता था। ये औजार सीधे तौर पर उनके जिंदा रहने के तरीके से जुड़े थे। शायद अब वो बड़े जानवरों का शिकार करने में थोड़ा ज्यादा कामयाब होने लगे। अच्छा। या जंगली जानवरों से खुद को बेहतर बचा पाते थे। भोजन जुटाने के नए रास्ते खुले होंगे, जड़ों को खोदना, खालों को साफ करना वगैरह। ये तकनीकी विकास तो था ही, पर इसने शायद इंसान को पहली बार ही एहसास दिलाया होगा कि वो अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा बदल सकता है, नियंत्रित कर सकता है। भीमबेटका जैसी जगहों पर हमें सिर्फ औजार नहीं, बल्कि उन इंसानों के रहने के निशान भी मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि वो कैसे समूहों में रहते थे, आग का इस्तेमाल शायद सीख रहे थे। हाँ। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक एज, और यहाँ वाकई चीजें दिलचस्प होने लगती हैं। सबसे बड़ा फर्क दिखता है औजारों में। वो भारी भरकम पत्थर अब छोटे, हल्के और ज्यादा तेज धार वाले हो गए हैं। इन्हें माइक्रोलिथ्स यानी सूक्ष्म पाषाण औजार कहते हैं। कुछ तो इतने छोटे कि उंगली के नाखून जितने। ये शायद अकेले इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थों में लगाकर ज्यादा कारगर हथियार या औजार बनाए जाते होंगे, जैसे तीर की नोक, भाले की अनी या फिर छोटी आरी। सोचिए, तकनीक कितनी आगे बढ़ गई। माइक्रोलिथ्स छोटे और ज्यादा कुशल औजार।
तो इसका मतलब है कि अब वो शायद ज्यादा बारीकी वाले काम कर पा रहे थे, या शायद अलग तरह का शिकार करने लगे थे। और क्या बदलाव आए इस दौर में? हाँ बिल्कुल, ये छोटे औजार दिखाते हैं कि इंसान अब ज्यादा निफासत से, मतलब कुशलता से काम करना सीख गया था। शायद वो छोटे फुर्तीले जानवरों का शिकार करने लगे या मछली पकड़ने के लिए इनका इस्तेमाल करते थे। लकड़ी या हड्डी पर नक्काशी जैसे काम भी शायद आसान हो गए होंगे। लेकिन औजारों के अलावा दो और बड़े बदलाव इस दौर की पहचान है। पहला, हमें पशुपालन की शुरुआत के कुछ धुंधले से संकेत मिलते हैं। अच्छा, पशुपालन? हाँ, शायद अभी बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन कुछ जानवरों को घेर कर रखना या अपने साथ रखना शुरू हुआ होगा। भविष्य की खेती और स्थायी जीवन की तरफ ये एक तरह से पहला कदम हो सकता है। और दूसरा बड़ा आकर्षण है गुफाओं और चट्टानों पर बनी रंगीन चित्रकारी। हाँ, मैंने सुना है भीमबेटका के अलावा और भी जगह हैं, जैसे राजस्थान का बागोर और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ के शैलाश्रय, जहाँ ये चित्र मिले हैं। ये तस्वीरें क्या बताती हैं हमें? ये सिर्फ कलाकारी है या कुछ और भी मतलब है इनका? देखिए, ये सिर्फ कलाकारी से कहीं ज्यादा है। ये उस जमाने के इंसानों की जिंदगी में झांकने की खिड़कियां हैं, समझिए। इन चित्रों में हमें शिकार के दृश्य दिखते हैं, नाचते गाते लोगों के समूह दिखते हैं, जानवरों की तस्वीरें हैं, बहुत कुछ है। ये हमें बताते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण था, उनकी जिंदगी कैसी थी, शायद उनके क्या विश्वास थे। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये चित्र शायद किसी जादू टोने या धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे, शिकार में सफलता पाने के लिए बनाए जाते थे। या हो सकता है ये कहानियां सुनाने का, अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक तरीका रहा हो। ये इंसान की कलात्मक अभिव्यक्ति और संवाद करने की इच्छा का अद्भुत प्रमाण है। ये हमें दिखाते हैं कि वो सिर्फ पेट भरने की फिक्र में ही नहीं थे, उनकी एक सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया भी पनप रही थी। कमाल है। तो पहले भारी पत्थर, फिर छोटे नुकीले पत्थर, जानवरों को पालने की कोशिश शुरू हुई और दीवारों पर अपनी दुनिया बनाना। इसके बाद तो जरूर कोई बड़ा बदलाव आया होगा। बिल्कुल। अगला पड़ाव है नवपाषाण काल, यानी न्यूलिथिक एज, और इसे अक्सर नवपाषाण क्रांति कहा जाता है। क्रांति क्यों? क्योंकि यहाँ जो बदलाव हुए, उन्होंने इंसान की जिंदगी का नक्शा ही बदल दिया। सबसे बड़ी क्रांति थी खेती की शुरुआत। इंसान ने यह रहस्य समझ लिया कि बीज बोने से फसल उगती है और उसे काटा जा सकता है। अब वो सिर्फ प्रकृति से लेने वाला नहीं रहा, बल्कि खुद भोजन पैदा करने वाला बन गया। खेती, अरे वाह, ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अब खाने के लिए भटकना जरूरी नहीं रहा। हाँ, काफी हद तक। खेती के साथ साथ पशुपालन भी और व्यवस्थित हो गया। गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को बड़े पैमाने पर पाला जाने लगा। औजारों में भी एक नयापन आया। अब पत्थरों को सिर्फ तोड़ा या तराशा नहीं जाता था, बल्कि उन्हें घिसकर लिस्ट या घर्षित औजार, ये ज्यादा टिकाऊ और कारगर थे, खासकर खेती के कामों में, जैसे जमीन खोदने या फसल काटने के लिए। इन सब का मिला जुला नतीजा ये हुआ कि इंसान अब एक जगह टिककर रहने लगा। वो जो खाना बदोश जिंदगी थी, वो पीछे छूटने लगी और स्थायी गांव बसने लगे। कश्मीर में बुर्जहोम जैसी जगहों पर गड्ढों वाले घर मिले हैं, तो दक्षिण भारत में भी कई जगहों पर इस दौर की बस्तियों के निशान हैं। गांव बस गए, खेती होने लगी। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसके कुछ और गहरे असर भी हुए होंगे समाज पर? बहुत गहरे असर हुए। क्रांति शब्द का इस्तेमाल इसीलिए होता है। खेती से भोजन का उत्पादन बढ़ा तो पहली बार जरूरत से ज्यादा अनाज, यानी सरप्लस पैदा हुआ। सरप्लस, अतिरिक्त। अतिरिक्त अनाज, इसे जमा करके रखा जा सकता था। इससे खाद्य सुरक्षा बढ़ी, लेकिन साथ ही नई चिंताएं भी पैदा हुई। भाई, अनाज को कैसे स्टोर करें, उसे चोरों या जानवरों से कैसे बचाएं। स्थायी बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी, क्योंकि अब ज्यादा लोगों का पेट भरना संभव था। जब लोग एक साथ बड़ी संख्या में रहने लगे, तो समाज का ताना बाना भी बदलने लगा। काम का बंटवारा शुरू हुआ होगा। कोई खेती कर रहा है, कोई औजार बना रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है। स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल। जमीन और अनाज पर मेरा तेरा की भावना पनपी होगी, यानी निजी संपत्ति की अवधारणा शायद यहीं से जन्मी। और जहां संपत्ति होती है, वहां उसके बंटवारे और नियंत्रण को लेकर नियम कायदे और शायद झगड़े भी शुरू हुए होंगे। तो ये एक तरह का पैकेज डील था। स्थायित्व और सुरक्षा मिली, तो साथ में नई सामाजिक चुनौतियां भी आईं। इसने आने वाली जटिल सभ्यताओं, शहरों और राज्यों के लिए जमीन तैयार कर दी। पत्थर के औजारों से खेती और गांव बसाने तक का सफर तो हमने देख लिया, लेकिन कहानी यहीं रुकी नहीं। इंसान की खोज जारी रही और उसने एक ऐसी चीज ढूंढ निकाली जिसने फिर से बहुत कुछ बदल दिया। वो थी धातु।
यहीं से पाषाण युग धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है और धातु युग की आहट सुनाई देती है। सही कहा। पाषाण युग और धातु युग के बीच एक संक्रमण काल आता है जिसे ताम्र पाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। इस दौर की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि इंसान ने पत्थर के औजारों के साथ साथ पहली बार एक धातु तांबे का इस्तेमाल करना सीखा। तांबा पहली धातु जिसका इस्तेमाल हुआ। अच्छा, इसे क्या फर्क पड़ा? क्या पत्थर के औजार एकदम से बंद हो गए? नहीं, एकदम से बंद नहीं हुए। पत्थर के औजार चलते रहे, लेकिन तांबे के आने से कुछ चीजें बेहतर हो गईं। देखिए, तांबा पत्थर से ज्यादा लचीला था, उसे पिघलाकर मनचाही शक्ल दी जा सकती थी और टूटने पर उसे फिर से ढालकर बनाया जा सकता था। इससे ज्यादा मजबूत और शायद ज्यादा कारगर औजार और हथियार बने होंगे, कुल्हाड़ियां, चाकू, भाले के नोकें। हालांकि शुरुआत में तांबा शायद कम मात्रा में मिलता था और महंगा भी रहा होगा, इसलिए पत्थर का इस्तेमाल बंद नहीं हुआ। इस दौर में गांव और बड़े होने लगे, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला और निखर गई। अब चाक पर बने सुंदर रंगीन बर्तन मिलने लगते हैं जिन पर तरह तरह के डिजाइन बने होते थे। और आपने पहले इशारा किया था कि समाज में कुछ फर्क दिखने लगे थे, वो क्या थे? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। ताम्र पाषाण काल की कुछ बस्तियों की खुदाई में हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे लगता है कि समाज में शायद थोड़ी बहुत ऊंच नीच या कहिए असमानता आने लगी थी। असमानता कैसी? जैसे कुछ घरों का आकार दूसरों से बड़ा मिलना, या कुछ कब्रों में दूसरों के मुकाबले ज्यादा कीमती सामान जैसे तांबे के गहने या अच्छे बर्तन मिलना। ये शायद इस बात का इशारा है कि कुछ लोगों या परिवारों के पास दूसरों से ज्यादा संसाधन या शायद सामाजिक रुतबा रहा होगा। हो सकता है तांबे जैसी नई तकनीक या जमीन पर नियंत्रण ने ये फर्क पैदा किए हों। और जो विशेषीकृत शिल्प थे, जैसे धातु का काम या बढ़िया बर्तन बनाना, उनके उभरने से भी समाज में भूमिकाएं और जटिल हुई होंगी। अब समाज सिर्फ एक जैसा नहीं रहा था, उसमें परतें बननी शुरू हो गई थी। तो तांबे के साथ साथ सामाजिक जटिलता भी बढ़ने लगी। इसके बाद खासकर दक्षिण भारत में एक और अनोखी चीज देखने को मिलती है, महापाषाण काल या मेगालिथिक पीरियड। ये क्या है? मेगालिथ का मतलब तो शायद बड़ा पत्थर होता है। बिल्कुल, महापाषाण काल की पहचान ही यही है। विशाल बड़े बड़े पत्थरों से बनी संरचनाएं जो ज्यादातर कब्रों के रूप में मिलती हैं। ये कोई मामूली कब्रें नहीं होती थी। कहीं बड़े बड़े पत्थरों को सीधा खड़ा करके घेरा बनाया जाता था, जिन्हें स्टोन सर्कल कहते हैं। कहीं पत्थर की बड़ी सिल्लियों से कमरे जैसी कब्र, सिस्ट कहते हैं उसे, वो बनाई जाती थी। और कहीं एक टोपी जैसे बड़े पत्थर को छोटे पत्थरों पर टिका दिया जाता था, डोलमेन। सोचिए, इतने भारी पत्थरों को बिना आधुनिक मशीनों के कैसे काटा गया होगा, कैसे दूर दूर से लाया गया होगा और कैसे उन्हें खड़ा किया गया होगा। ये आज भी दक्षिण भारत, दक्कन और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। इतनी मेहनत सिर्फ कब्रों बनाने के लिए। ये हमें क्या बताते हैं उस समय के लोगों के बारे में? ये महापाषाण स्मारक हमें कई चीजें बताते हैं। पहली बात, ये उनके मृत्यु संस्कारों और शायद परलोक के बारे में उनके विश्वासों की झलक देते हैं। इन कब्रों के अंदर अक्सर शवों के अवशेषों के साथ मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार मिलते हैं। अच्छा, लोहा भी? हाँ, क्योंकि ये काल अक्सर लौह युग की शुरुआती दौर से जुड़ा है। तो लोहे के हथियार, अनाज और कभी-कभी सोने या कीमती पत्थरों के मनके भी मिलते हैं। ये शायद दिखाता है कि वो मानते थे कि मरने वाले को दूसरी दुनिया में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इतने बड़े स्मारक बनाने के लिए बहुत सारे लोगों के संगठित प्रयास की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि उस समाज में एक मजबूत नेतृत्व रहा होगा जो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को इकट्ठा कर सके, काम बांट सके और उसे पूरा करवा सके। ये सिर्फ कब्रें नहीं, बल्कि उस दौर की सामाजिक संगठन क्षमता और इंजीनियरिंग कौशल का भी प्रमाण है। तो हमने देखा कि कैसे लाखों सालों में इंसान ने पत्थर के साधारण औजारों से शुरुआत की, फिर छोटे और बेहतर औजार बनाए, आग पर काबू पाया, कला सीखी, खेती और पशुपालन से जिंदगी बदली, धातु का इस्तेमाल किया और बड़े बड़े स्मारक तक बना डाले। क्या गजब का सफर है ये। अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये क्या दिखाता है इंसान के बारे में? इसका सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि जिसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, वो कोई ठहरा हुआ उबाऊ दौर नहीं था। वो लगातार बदलाव, खोज और नएपन का दौर था। हर चरण में इंसान ने नई चुनौतियां झेली और उनसे निपटने के नए तरीके इजाद किए।
उसने अपने पर्यावरण को समझा, उसके साथ तालमेल बिठाया और उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालने की कोशिश की। ये निरंतर सीखने, अनुकूलन करने और रचने की इंसानी क्षमता की एक लंबी, बहुत लंबी गाथा है। और इसी लंबे दौर ने वो नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर सिंधु घाटी जैसी महान शहरी सभ्यता हाँ। और फिर वैदिक संस्कृति जैसी परंपराओं का विकास हुआ। ये दिखाता है कि इंसान में मुश्किलों से जूझने और कुछ नया बनाने की कितनी गहरी इच्छा और क्षमता है। वाकई ये सोचना ही अपने आप में अद्भुत है कि हम उन लोगों की कहानी समझ पा रहे हैं जिन्होंने अपने पीछे एक शब्द भी लिखा हुआ नहीं छोड़ा। सिर्फ उनके छोड़े हुए पत्थर, मिट्टी के बर्तन, हड्डियां और कलाकृतियां ही उनकी आवाज बन गए हैं। ये आर्कियोलॉजी मतलब पुरातत्व विज्ञान का ही कमाल है जो हमें अतीत के इन गुमनाम अध्यायों से रूबरू कराता है। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी पर गौर करते हुए एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। हमने तकनीक के बदलाव देखे, पत्थर से धातु तक। हमने जीवन शैली के बदलाव देखे, शिकारी संग्राहक से किसान और गांव वाले तक। लेकिन इन सारे तकनीकी और भौतिक बदलावों के बीच उन शुरुआती समाजों के सामने सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती क्या रही होगी? सामाजिक चुनौती। हाँ, जब लोग झुंड से निकलकर बड़े गांवों और बस्तियों में एक साथ रहने लगे, जब संसाधन मतलब जमीन, पानी, अनाज ये सब सीमित थे और उन पर हक जताना शुरू हुआ, जब समाज में अलग अलग भूमिकाएं और शायद थोड़ी ऊंच नीच भी आने लगी, तब आपसी रिश्ते निभाना, झगड़े सुलझाना और एक व्यवस्था बनाकर रखना ये कितना मुश्किल होता होगा। इस सामाजिक तालमेल की चुनौती पर सोचना शायद हमें उस युग के इंसान को सिर्फ एक औजार बनाने वाले या किसान के तौर पर नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्राणी के तौर पर बेहतर समझने में मदद करे।